नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो कणों की पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। हम कक्षा 11 का जो NCERT पाठ्य पुस्तक है उसमें 6 चैप्टर का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती क्या है। कि देखिए, जो अप्रत्यास्थ टक्कर है उसमें संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, जबकि गतिज ऊर्जा इसमें संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर होती है कि टक्कर के पश्चात दोनों पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं, दोनों पार्टिकल्स एक समान वेग से गति करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है उसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूं कि ऐसी टक्कर जिसमें संवेग एवं कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। संवेग एवं कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। संवेग और कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी दोस्तों। क्या संरक्षित नहीं रहने वाला? जबकि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है दोस्तों। और टक्कर के पश्चात दोनों पिंड आपस में चिपक जाते हैं और टक्कर के पश्चात दोनों पिंड या दोनों कण आपस में चिपक जाते हैं, अर्थात एक समान वेग से गति करते हैं। आपस में चिपक जाते हैं दोस्तों। ऐसी टक्कर को हम क्या कहेंगे? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है दोस्तों। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। तो ये डेफिनेशन है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की दोस्तों, कि इसके अंदर संवेग और कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहती है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। इसके साथ में टक्कर के पश्चात दोनों जो पार्टिकल्स होंगे, दोनों जो कण हैं, वो एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं, दोनों एक समान वेग से गति करेंगे। हम यहां पर दो कण लेकर चलेंगे जिनका द्रव्यमान m1 तथा m2 लेकर चलेंगे और दोनों की हम पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर करवाएंगे। तत्पश्चात वो दोनों आपस में चिपक जाएंगे दोस्तों। यहां पर हम कंसीडर कर लेंगे कि हमारे पास में दो पार्टिकल हैं। माना हमारे पास में दो कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है। जिनके द्रव्यमान कितने हैं दोस्तों? m1 तथा m2। और टक्कर से पहले इनके जो वेग है वो u1 तथा u2 है। ये टक्कर से पूर्व की बातें हैं, टक्कर से पहले की बातें हैं। फिर जब टक्कर इनकी होती है तो दोस्तों ये दोनों जो पिंड हैं वो आपस में इस तरीके से चिपक जाएंगे। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आने वाला। जो निकाय है उसका द्रव्यमान हो गया m1 प्लस m2 और दोनों ही जो पार्टिकल हैं वो एक समान वेग v से गति करते हैं। यह है टक्कर के बाद की बातें, टक्कर के पश्चात। यहां तक दोस्तों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ये दोनों पार्टिकल्स हैं और जब इनके बीच में टक्कर होती है तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात ये दोनों v वेग से गति करते हैं दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है, कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहती है संवेग संरक्षण के नियम से। तथा हम संवेग संरक्षण के नियम से ही टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कैसे। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में संवेग है दोस्तों संरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण नियम से जब संवेग संरक्षण नियम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए संवेग संरक्षण नियम होता क्या है? टक्कर से
पूर्व का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग के। टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर के बाद का संवेग दोस्तों, टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का जो संवेग होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर ये हमारे पास में दो पार्टिकल हैं और टक्कर से पहले इनका संवेग क्या होगा वो यहां पर अब हम देखने वाले हैं। तो इस कण का संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो m1 इंटू u1, m1 इंटू u1 इसका संवेग हो गया। फिर प्लस में इसका संवेग कितना होगा, m2 इंटू u2, ये बराबर होगा टक्कर के बाद के संवेग के। तो टक्कर के बाद का संवेग m1 प्लस m2 इंटू v। और यहां से दोस्तों हम वेलोसिटी की टक्कर के बाद पार्टिकल्स का वेग, दोनों पार्टिकल्स का वेग समान होगा, वो v हमने लेकर चले हैं और इस v की वैल्यू यहां से हम देख लेंगे। टक्कर के बाद का वेग, टक्कर के बाद का वेग का मतलब हो गया दोनों कणों का वेग है, ये दोनों कणों का वेग, क्योंकि दोनों कण एक समान वेग से गति करते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। तो यहां से v इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसमें m1 प्लस m2 का हम भाग लगा देंगे। तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई है। इस तरीके से ये हमारे पास में टक्कर के पश्चात जो वेलोसिटी है वो आ चुकी है दोस्तों, जो कि m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 के इक्वल होती है, जिसको हमने v से पुट किया है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें हम ये देखेंगे कि गतिज ऊर्जा है उसमें कितना परिवर्तन होता है, किस अनुपात में उसमें परिवर्तन होता है, क्या गतिज ऊर्जा में कमी आती है, क्या गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, इन सब चीजों को हम अब यहां पर देखने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों हम एक विशेष कंडीशन ले लेते हैं कि जो दूसरा पार्टिकल है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि स्थिर अवस्था में है, कि हम ये एक स्थिति लेकर चलेंगे कि माना दूसरा पार्टिकल, दूसरा कण स्थिर अवस्था में है। दूसरा कण कौन सी अवस्था में है दोस्तों, स्थिर अवस्था में है। जब दूसरा कण स्थिर अवस्था में है इसका मतलब है कि u2 बराबर 0 है। u2 बराबर क्या है दोस्तों, 0। और जब u2 बराबर 0 होगा तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए दोस्तों क्या हो जाएगी, m1 u1 बराबर, m1 u1 बराबर हमारे पास में क्या आ गया, m1 प्लस m2 इंटू में v। और टक्कर के बाद का वेग, टक्कर के बाद का वेग, टक्कर के बाद का जो वेग है v, वो हमारे पास में आ गया है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू में u1। ये हमारे पास में इस कंडीशन में वेलोसिटी आ चुकी है दोस्तों। ये इस हमने जो विशेष परिस्थिति ली है कि दूसरा पार्टिकल को स्थिर मानकर हमने टक्कर के पश्चात वेलोसिटी निकाली है, जो कि m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 की इक्वल प्राप्त हुई है। अब दोस्तों हम यहां पर टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा और उन दोनों का रेशियो यहां पर फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों का अंतर भी यहां पर फाइंड आउट करेंगे। तो टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा। उससे हमारे को यह पता लग जाएगा कि क्या वास्तव में ऊर्जा हानि होती है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा, तो उसको मैंने लिख दिया k1 से। देखिए गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। तो यहां पर टक्कर से पूर्व द्रव्यमान तो है m1 और जो वेग है वो है u1, तो u1 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास में आ चुका है। फिर हम बात करेंगे टक्कर के
बाद की गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद की जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों क्या होगी, टक्कर के पश्चात जो गतिज ऊर्जा उसको हम लिखेंगे K2 से, जो कि 1/2। टक्कर के बाद में जो द्रव्यमान है दोस्तों वो कितना है, m1 प्लस m2 और वेग है v, तो m1 प्लस m2 और जो वेग है दोस्तों ये है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। दोस्तों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में यहां से हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। उधर से आप देख लीजिए, अब देखिए दोस्तों यहां से हम गतिज ऊर्जाओं का जो रेशियो है वो देखते हैं, K2 अपॉन में K1। तो K2 है टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा, टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा बट्टे में हम लेकर चल रहे हैं K1, जो कि है टक्कर के पूर्व की ऊर्जा, टक्कर से पहले की ऊर्जा, टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि टक्कर के बाद की जो गतिज ऊर्जा है वो हमारे पास में है ये वाली, इस गतिज ऊर्जा को हम 1/2, यहां से आप देखेंगे कि जब इसका स्क्वायर m1 प्लस m2 का भी ये होल स्क्वायर है, इसकी एक घात इससे कट जाएगी, एक घात यहां पर रह जाएगी, इसका होल स्क्वायर ऊपर वाले का हो ही जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में m1 का स्क्वायर हो जाएगा, u1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बट्टे में हमारे पास में क्या रह गया, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हमारे पास में रह गया है दोस्तों। फिर टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा जो कि 1/2 m1 u1 स्क्वायर के इक्वल है। अब यहां से आप देख लेंगे कि जो K2 अपॉन K1 है वो कितना रह जाएगा, 1/2 m1 से 1/2 m1 कैंसिल हो गया, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया m1, यहां पर क्या रह गया दोस्तों m1, फिर बट्टे में m1 प्लस m2 भी यहां पर रह गया है, ये हमारे पास में आ चुका है। अब दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो सदैव 1 से छोटी होगी, क्योंकि यहां पर ये जो m1 प्लस m2 है वो सदैव m1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये m1 में m2 और जोड़ दिया तो बट्टे वाली जो राशि है वो बड़ी, ये वाली राशि छोटी, तो छोटी में बड़ी का भाग लगाएंगे तो उसका मान सदैव 1 से क्या आएगा, छोटा। देखिए दोस्तों इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि m1 प्लस m2 है वो सदैव बड़ा होगा m1 से, अतः जो K2 है वो बड़ा K2 है वो सदैव छोटा होगा K1 से। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अर्थात टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा में सदैव कमी आ जाती है, कि जो टक्कर हो रही है उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, बाद की गतिज ऊर्जा कम होती है। अर्थात पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में हानि होती है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में हानि होती है, उसमें क्षय होता है। देखिए जो क्षय है वो कहां चला जाता है,
जब दो पार्टिकल्स के बीच में टक्कर होती है तो कुछ ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ ऊर्जा का जो हिस्सा है वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ जो एनर्जी का हिस्सा है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो गतिज ऊर्जा है वो अन्य रूपों में प्रवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात जो गतिज ऊर्जा उसमें कमी आ जाती है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन आता कितना है। यहीं पर वही डेरिवेशन चल रहा है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है दोस्तों उसको हम लिखेंगे डेल्टा के से। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हमने ये देख ली बड़ी होती है अंतिम गतिज ऊर्जा से, टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा माइनस टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा। तो हम डेल्टा के यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो डेल्टा के है वो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन आया, गतिज ऊर्जा में जो कमी आई वो हम देख रहे हैं। ये एक्चुअल में जो परिवर्तन है वो है गतिज ऊर्जा में कमी ही। तो यहां पर सर्वप्रथम बात करेंगे K1 की, जो कि हमारे पास में है 1/2 m1u1 स्क्वायर, फिर माइनस में K2 की जो वैल्यू है दोस्तों वो रही, उस वैल्यू को मैं देखिए इस तरीके से पुट कर रहा हूं, m1 प्लस m2 से एक घात उसकी कट जाएगी, ऊपर क्या बच रहा है m1 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 हमारे पास में बच रहा है। दोस्तों मैंने यहां से m1 प्लस m2 की जो एक घात है वो यहां से काट दी है, और एक घात काटने के पश्चात एक घात इसकी m1 प्लस m2 की एक घात यहां पर रह गई है हमारे पास में। तो अब दोस्तों इन दोनों टर्म्स में से जो हमारे पास में कॉमन आ रहा है उस राशि को हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं। तो डेल्टा के इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां से रह गया 1, यहां पर क्या शेष रह गया 1/2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो माइनस में यहां पर रह गया दोस्तों m1 प्लस m2, ये हमारे पास में यहां पर शेष रह गया। अब दोस्तों यहां पर हम चलते हैं, थोड़ा सा और यहां से हटाना पड़ेगा जो देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है हमारे पास में, डेल्टा के इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर तो पड़ा ही है m1 u1 स्क्वायर। यहां से इस ब्रैकेट वाली राशि में से m1 प्लस m2 हम लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम हमने ले लिया m1 प्लस m2, ये राशि इधर मल्टीपल में आ जाएगी, m1 प्लस m2 यहां से 1 से मल्टीपल हो जाएगी दोस्तों। फिर माइनस में हमारे पास में क्या रह गया, माइनस में दोस्तों यहां से हमने कॉमन लेते समय थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, m1 की एक घात यहां से रह गई है, एक m1 तो बाहर कॉमन आ गया, तो ये माइनस में m1 इधर रह जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गया है। उसके बाद में देखिए 1/2 m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2, यहां से m1 से एक m1 कैंसिल हो गया, m2 रह गया। अब देखिए दोस्तों यहां से आप इसको किस तरीके से लिख देंगे, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। ये हमारे पास में दोस्तों आ चुका है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र। गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के दौरान उसकी वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू सदैव दोस्तों धनात्मक होती है, तो हम इसको बता देंगे कि सदैव पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि होती है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि द्रव्यमान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ब्रैकेट वाली जो राशि है वो सदैव पॉजिटिव रहती है, और जो u1 है वो u1 यदि नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो भी उसका स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राशि है कभी ऋणात्मक नहीं होती।
डेल्टा के ग्रेटर देन 0, अर्थात डेल्टा के हमारे पास में है धनात्मक। डेल्टा के कैसा है दोस्तों? धनात्मक। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में सदैव गतिज ऊर्जा में हानि होती है, और वो जो हानि होती है दोस्तों ध्वनि ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में या प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, अन्य ऊर्जाओं में संचित हो जाती है। तो यहां पर देखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में सदैव हानि होती है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में सदैव हानि होती है। ऊर्जा में सदैव क्या होती है दोस्तों? हानि होगी। यह ऊर्जा हानि किस वजह से होती है? ध्वनि। यह ऊर्जा हानि टक्कर के दौरान टक्कर के दौरान ऊर्जा के ध्वनि ऊर्जा में कोमा प्रकाश ऊर्जा में कोमा हम बता सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होती है। दोस्तों तो ये था दो पिंडों का एक टक्कर का एग्जाम्पल जो हमने लिया है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर की डेफिनेशन और दो कणों के लिए पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर आसानी से आराम से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।